ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डाई इलेक्ट्रिक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स विथ डाई इलेक्ट्रिक। इसका मतलब मेनली होता है आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग, या आप जिसको इंसुलेटर भी बोलते हो, ये इंसुलेटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं। एक मिनट कोई आया है। हाँ, तो अपना ये जो टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक, उसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटर बोलते हैं। हमने जितने क्वेश्चन अभी तक किए थे, उस क्वेश्चंस में कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में हमने कोई भी मीडियम या कोई भी मटेरियल हमने नहीं रखा था, वहाँ पे वैक्यूम था। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमको कैपेसिटर्स मिलते हैं, उनके प्लेट्स के बीच में कुछ मटेरियल ऐसे वो इंसर्टेड होते हैं, और वो आपके इंसुलेटर ही होते हैं, जिनको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसका फायदा क्या होता है, क्यों हम लोग दो प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर को ऐड करते हैं? तो इसका दो फायदा है। पहला क्या कि जैसे हमने सीखा है कि मेरे कैपेसिटर में मेनली दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं, तो हम और इन पे चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट, और इनके बीच का फोर्स होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हो सकता है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे में चिपक जाएं, एक दूसरे में स्टिक कर जाएं। तो तो इनको सपोर्ट के लिए या फिर इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से इंसुलेट करके रखने के लिए हम लोग एक इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो एक फायदा तो ये हुआ कि हम लोग जब इस प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल डाल देंगे, तो ये दोनों प्लेट के क्या जो चिपकने का खतरा था वो अपना खत्म हो जाएगा। और सेकेंड जो होता है चीज, वो शायद तुम लोग सोचे भी नहीं होगे, कि हम लोग जैसे ही इन प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटर रखते हैं, उसके बाद इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये हुआ सेकेंड फायदा। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था कि ये इन दोनों प्लेट्स को स्टिक करने से रोक रहा था। और सेकेंड जो फायदा, हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है, कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो वो क्यों करता है और कितने से करता है इंक्रीज, हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ नॉलेज अबाउट डाई इलेक्ट्रिक्स। तो हमने जब एक टॉपिक स्टार्ट किया था कंडक्टर्स, तो वहां मैंने सबको ये सिखाया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब कि हम जब चार्ज एट रेस्ट बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। और वहां पे क्या होता था, मैं एक बार फिर से उसको बोल दे रहा हूं, ताकि ये जो इंसुलेटर हैं ये कंडक्टर से कैसे डिफरेंट होंगे, फिर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला था कि मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और इसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। तो वहां हमने बताया था कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो होता क्या है कि कंडक्टर में होते हैं कुछ फ्री, क्या होते हैं, एक मिनट यार, ये लोग, तो तुम लोग थोड़ा टाइम से आया करो भाई, ठीक है ना? क्लास स्टार्ट होने के बाद तुम लोग आ रहा है, कितना टाइम हो, 2:20 हो गया। देखो, तो हमने बोला कि हम लोग जब कंडक्टर्स के बारे में स्टडी किए थे, तो इनसाइड द कंडक्टर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो जैसे ही हमने उनको कंडक्ट एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उन पे फोर्स लगता है, और ड्यू टू फोर्स वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। और वो तब तक मूव करते हैं, वो तब तक मूव करते हैं कि उनके मूव करने के चलते एक चार्ज का सेपरेशन आता है, और वो चार्ज के सेपरेशन के चलते वो लोग एक अपना फील्ड बनाते हैं। और वो उनका जो अपना फील्ड होता है, वो एक्सटर्नल वाले फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। और वो ऐसा होता है अपोजिट कि वो एक्सटर्नल वाले फील्ड को कैंसल आउट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, और मान लो कि मेरा फील्ड था इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी थे इलेक्ट्रॉन्स, उन पे फोर्स लगेगा। और हम जानते हैं कि अगर आपका चार्ज है माइनस, तो उस पर फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट टू द फील्ड। मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, उन पे फोर्स लगेगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो वो करेंगे मूव इस तरफ, देखो वो करेंगे मूव इस तरफ। तो उनके मूव करने के चलते ये जो साइड है, ये जो फेस है, यहाँ पे आता है कुछ सेपरेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, और इनके राइट साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि ये जो आपका कंडक्टर है, उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, बस यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, हमने जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो
अब ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है, इसके चलते इसके अंदर एक फील्ड होता है क्रिएट, और वो फील्ड कैसा होगा, देखो तो ये चार्ज है माइनस और ये चार्ज है प्लस, तो वो फील्ड बनता है इस तरफ, जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। और ये जो एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू होता है वो जस्ट होता है इक्वल इन, या आप ऐसा बोलो कि ये जो अंदर में जो फील्ड बनता है उसका वैल्यू होता है जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब कि ये जो नया फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये जो नया फील्ड इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू होता है जस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल फील्ड, और उसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। उससे होता क्या है कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो हो जाता है जीरो। तो ये होता है इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपना है डाई इलेक्ट्रिक या ये जो है इंसुलेटर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये करेंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तब ये इसके अंदर होता क्या है कि जब हम लोग इस इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, तो वो देखो आप लोग, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक इंसुलेटर है, आप जिसको डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो, तो मान लो कि ये मेरे पास एक इंसुलेटर था, मैंने इसको रखा है एक्सटर्नल फील्ड में, ये आपका रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसको नाम दिया है ई नॉट से, ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड है, और ये फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस। अब जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो होता क्या है कि इससे पहले नेट चार्ज तो कोई था नहीं, आफ्टर भी कोई नेट चार्ज नहीं आता है, बस इसमें जो आपका कंडक्टर वाला जो केस लिया था मैंने, वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा था, नेट चार्ज वहां अभी भी नहीं था, तो यहाँ भी नेट चार्ज नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो कि इनसाइड द इंसुलेटर चार्ज मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज मूव करने के लिए फ्री नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा वहां चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कि इतना चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा कि उसके अंदर वो फील्ड जीरो कर दे या एक्सटर्नल वाले फील्ड को वो कैंसिल कर दे। लेकिन फिर भी हम लोग जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज सेपरेशन होता है, बहुत कम चार्ज सेपरेशन होता है, और वो चार्ज जो सेपरेशन होता है वो ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं होता है, या आप ऐसे बोलो कि वो ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो होता है ओनली ड्यू टू स्ट्रेचिंग या फिर रीओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो आपका जो चार्ज का सेपरेशन थोड़ा सा ही होता है, यहाँ पे इतना नहीं होता है कि वो एक्सटर्नल वाले फील्ड को कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है, और वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज नहीं होता है, वो होता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग या फिर रीओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, उसमें जो न्यूक्लियस रहे होंगे, तो उनके बीच में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है, और उस स्ट्रेचिंग के चलते थोड़ा सा इस पे चार्ज इंड्यूस होता है, थोड़ा सा, वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल नहीं करता है। और वो जो थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस होगा वो फिर से ऐसे इंड्यूस होता है ताकि वो इस एक्सटर्नल फील्ड को अपोज ही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल था और इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो इस तरफ होगा इंड्यूस होगा निगेटिव चार्ज, देखो इस तरफ होगा इंड्यूस निगेटिव चार्ज, और इस तरफ होगा इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। अब ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, इसका फील्ड होगा जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, इसका फील्ड होगा जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब कि इंड्यूस फील्ड जो आपका आने वाला है वो आपका आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में, जो एक्सटर्नल फील्ड था वो था आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक आपका जो नेट फील्ड आने वाला है वो आपका आने वाला है ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब देखो हम पक्का एक बात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अब जो उस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड अभी है, अभी जो मौजूद है, वो पक्का बाहर वाले फील्ड से थोड़ा सा कम हो गया है। और वो कम क्यों हो गया है कि ड्यू टू चार्ज सेपरेशन वहां पे कुछ नया फील्ड इंड्यूस हो गया है। समझ में आया ना? तो हमने ये सीखा कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाता है, लेकिन अगर हमने किसी डाई इलेक्ट्रिक को, किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उसके अंदर अब फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन वो फील्ड थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा कंपेयर टू द एक्सटर्नल फील्ड। पक्का ना? ये सब लोग अपने दिमाग में ध्यान रखना। अब इसी का यूज करके कि उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फील्ड आपका वीक हो गया है, फील्ड आपका कम हो गया है, हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो अभी आप बस इतना ध्यान रखना
कि उसके अंदर जो फील्ड होगा वो कुछ कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितना फील्ड कम होगा या उसके अंदर जो फील्ड अभी जो बचा है वो कितना रहेगा। मैंने इसके अंदर जो फील्ड बचा है उसको मैं नाम दे रहा हूं ई से, कि उसके अंदर जो फील्ड लेफ्ट हो जाएगा जो बचा रहेगा। अब ये करता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल या फिर नेचर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। और यहां से एक नया टर्म आपका आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका हमने पहले भी बहुत बार ऐसा जिक्र किया है। एक आपका आएगा टर्म डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से लिखते हैं। दिस के इज नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने पहले ही बताया था, ये आपका होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए इसका क्या होता है डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस मटेरियल के अंदर जो फील्ड बच जाएगा या इस डाई इलेक्ट्रिक जो आपका मटेरियल था उसके अंदर जो फील्ड बच जाएगा वो आपका होता है कि एक्सटर्नल फील्ड जो आपने अप्लाई किया था डिवाइडेड बाय इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए ये होता है डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड अभी बच गया है वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा कि आपने जो बाहर का नेट फील्ड अप्लाई किया था डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज जस्ट द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड टू द रेशियो ऑफ लेफ्ट ओवर फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक। आपका ना अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका उस इंसुलेटर के अंदर या फिर उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फील्ड उतना कम बचेगा। तो वो मेरा करता है, कौन करता है डिसाइड, आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबको आया समझ में ना, बोलो। ये है अपना टॉपिक कि उस डाई इलेक्ट्रिक के सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हमने माना, देखो ये जो हम जो जा रहे हैं फॉर्मूला करने डिराइव, तो वो हम लोग करेंगे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। और हमने तुमको सिखाया भी था कि आपको अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में यूनिफॉर्म फील्ड बनाना है तो आप दो इनफाइनाइट शीट ले लो और उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज दे देना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने जो कैपेसिटर लिया था उसके अंदर भी आपका फील्ड यूनिफॉर्म ही होता है, तो वही केस भी आप ले सकते हो। तो मैंने दो प्लेट लिया है, इस पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके बीच में हमने प्लेस किया है एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल और हमने इसका एरिया सेम रखा है। जितना आपका एरिया इस सीट का था उतना ही हमने एरिया रखा है इस डाई जो अपना डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका भी। और हमने बोला है कि ये जो हमने लिया है मटेरियल इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब देखिए तो जो एक्सटर्नल फील्ड कहाँ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, और मैंने इसको नाम दे दिया है ई नॉट। अब मैं अगर फाइंड करूं इस एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू तो क्या होता है कि इन दोनों प्लेट के चलते जो फील्ड आएगा, अब इन दोनों प्लेट के चलते फील्ड आपका एक तरफ ही आने वाला है और एक का फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा का भी फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड आपका आने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। ये हो गया वैल्यू ऑफ ई नॉट या फिर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हमको पता है कि इसमें होगा चार्ज इंड्यूस, इस तरफ होगा इंड्यूस नेगेटिव चार्ज और इस तरफ होगा इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, ये सबको पता है। ये आपका होता है इंड्यूस चार्ज या इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पे चार्ज आपका सेपरेशन हुआ। अब ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज मैंने माना है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा आई। देखो माइनस सिग्मा आई का आई आपको शो कर रहा है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा आई, यहाँ पे हमने लिखा है माइनस सिग्मा आई और यहाँ पे होगा इंड्यूस्ड प्लस सिग्मा आई। ये जो इंड्यूस है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे सिग्मा, तो वहां से हमको क्या चार्ज हुआ है इंड्यूस वो भी मिल जाएगा। और आप लोग एक बात ध्यान देना कि ये एरिया, ये जो प्लेट्स लिया है हमने या जो हमने सीट लिया है उसका भी एरिया ए है और जो हमने ये डाई इलेक्ट्रिक लिया है उसका भी एरिया ए है। अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं तुमसे पूछूं कि लेफ्ट फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, लेफ्ट फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक तो कितना होगा बोलो। हमने के माना है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उस फील्ड का मैं नाम देता हूं ई से। तो हमने जस्ट लिखा है कि क्या होगा ई, की जो हमने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था ई नॉट,
डिवाइडेड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि जो फील्ड उसके अंदर बचेगा वो होगा ई नॉट बाई के, मतलब वो आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू के। दिस इज द लेफ्ट ओवर फील्ड। अब ध्यान से सुनो मेरे को एक बात, कि ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, या जो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ है, उसके चलते क्या होगा, इधर अंदर में कुछ फील्ड इंड्यूस होगा और वो होगा इस तरफ। तो वो अब हम फाइंड करते हैं जरा, कि इंड्यूस फील्ड का वैल्यू क्या आएगा। तो वो फिर से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैसे फाइंड किया, यूजिंग सेम फार्मूला दिस वन, कि इतना आपका फील्ड इंड्यूस जो हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फील्ड आने वाला है सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से जो ई नेट क्या आएगा, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड, यही ना, हाँ बिल्कुल। तो मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, पक्का ना। ये आपका हो गया लेफ्ट ओवर फील्ड, ये आपका हो गया लेफ्ट ओवर फील्ड। अब देखो ध्यान से, तो ये भी मेरा लेफ्ट फील्ड है और ये भी मेरा लेफ्ट फील्ड ही है, और मतलब कि ये दोनों का वैल्यू होना चाहिए इक्वल, ये दोनों का वैल्यू होना चाहिए इक्वल। तो अब हम इन दोनों को कर देंगे इक्वल, तो वहां से आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो एप्सिलॉन नॉट था कॉमन, तो वो वहां से कट गया, ये कट गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि सिग्मा इंड्यूस इक्वल टू सिग्मा बाई के यानी सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, या फिर मैं अगर यहाँ से सिग्मा ले लूँ कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्ज। वो जो इंड्यूस चार्ज हुआ था उसका ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। और यहाँ पे सिग्मा क्या था, जो हमने प्लेट, जो पहले से चार्ज प्लेट थे जिसका हमने यूज किया था फील्ड क्रिएट करने के लिए, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा आई है जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो सिमिलरली हम लोग चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली हमने सबका एरिया सेम लिया था, तो आप यहां से लिख सकते हो कि Q इंड्यूस इज इक्वल टू नथिंग बट Q 1 माइनस 1 बाई के। और यहाँ पे क्यू आई क्या है रे, जो इंड्यूस चार्ज, और क्यू क्या था, हम वो जो प्लेट लिए हैं उस पर जो चार्ज क्यू होगा। तो देखो इस प्लेट पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको सिग्मा दिया है, तो हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। हमको अगर चार्ज क्यू दिया रहे तो हम उस क्यू के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई क्यू, सॉरी क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और क्या के क्या है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, पक्का। अब देखो फॉर मेटल इस के का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट। तो वहां से आपका आ जाएगा क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू क्यू, मतलब कि आपने अगर मेटल रखा है तो क्या होता है, मेटल इज कंडक्टर, मतलब कि इंड्यूस चार्ज हो जाएगा इक्वल टू जो हमने प्लेट को चार्ज दिया था, मतलब क्या हो जाएगा कि इंड्यूस फील्ड इज इक्वल टू द जो एक्सटर्नल फील्ड, तो वहां से नेट फील्ड हो जाएगा जीरो, जो हमको पहले से पता भी था कि अगर हमने कंडक्टर रख दिया, हमने अगर मेटल प्लेट रख दिया, उस केस में जो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू द एक्सटर्नल चार्ज। तो वहां से इंड्यूस फील्ड इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड, तो वो उसको पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन इन द केस ऑफ इंसुलेटर ये आपका कुछ ऐसा कुछ कम होता है, इंड्यूस चार्ज आपने जो चार्ज दिया है प्लेट्स को उससे कम होता है, तो फिर आपका नेट फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो पाता है। ये सबको आया ना समझ में, कैसे हमने फाइंड किया इंड्यूस चार्ज। सबसे पहले तुम लोग ये सीखो कि क्यों हमने ऐसा बोला कि ये जो मटेरियल है इसको प्लेस्ड करने से वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब हम सबको पता है कि सी क्या होता है, क्यू बाई वी, सी क्या होता है, क्यू बाई वी, वेरी गुड। और हमने ये भी सिखाया था कि अगर हम लोग इस चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए हम अगर पोटेंशियल को चेंज कर दें, या तो क्या होता है, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर जाता है। मतलब कि हम अगर इस चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए इस पोटेंशियल का डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज भी है उसको हम अगर डिक्रीज कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और वही चीज यहाँ भी होता है, हमने जस्ट अभी सीखा है ना कि जैसे ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को
एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फील्ड करता है डिक्रीज, और फील्ड डिक्रीज करने से आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस जो होगा इस दोनों प्लेट्स के बीच में वो कर जाएगा डिक्रीज। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया है तो देखो हमने वही किया कि हमने उस प्लेट्स पे चार्ज चेंज नहीं किया है, लेकिन क्या हुआ फिर भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है डिक्रीज, तो इसलिए उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो ये हुआ इसका रीजन कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने से या मटेरियल रखने से क्यों इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो ये इसका हुआ है रीजन। अब बढ़ तो जाता है लेकिन कितना हो जाता है हमको वो फाइंड करना है। बिल्कुल हाँ। अब ध्यान से देखो तो जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया था विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो हमने वहां कहा था कि आप सबसे पहले फाइंड कर लो कि इसके अंदर फील्ड कितना है, उसके बाद आप फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर आपको सी हो जाएगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी। अब उस केस में क्या था कि इस प्लेट्स के अंदर हर जगह फील्ड आपका यूनिफॉर्म आया था, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि कुछ यहाँ पे प्लेस कर दिया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और हमको पता है कि इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कुछ वीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड यहाँ होगा वही फील्ड यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं था, तो यहाँ पे फील्ड का जो एक्सटर्नल वैल्यू होगा वही फील्ड होगा। यहाँ भी कोई मटेरियल नहीं है तो जो एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू होगा वही होगा, लेकिन यहाँ पे इनसाइड द मटेरियल आपका फील्ड कुछ कम हो जाएगा। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। तो चलो मैं उसको लिखता हूँ। तो यही यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है कि अभी फील्ड हर जगह सेम नहीं आएगा। तो मैंने इसको नाम दिया कि यहाँ पे फील्ड होगा ई नॉट, एंड वो आपका हो जाएगा फील्ड ड्यू टू ये चार्ज प्लेट, या आप इसको एक्सटर्नल फील्ड भी बोल सकते हो। यहाँ भी फील्ड होगा आपका ई नॉट, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड आने वाला है उसको मैं बोलूंगा ई, उसको मैं बोलूंगा ई, और वो ई आपका इस तरफ ही होने वाला है। फील्ड का डायरेक्शन हर जगह सेम होगा, वैल्यू सेम नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि हम एक साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इस बार नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ ई नॉट, मतलब फील्ड ड्यू टू दिस टू, ये जो आपके चार्ज प्लेट थे, तो क्या आएगा, वो फील्ड आएगा क्यू बाई 2a एप्साइल नहीं, वो आता है क्यू बाई एप्साइलन नॉट ए। सबको अगर वैल्यू याद होगा तो कि इन प्लेट्स के बीच का जो फील्ड आता है वो आता है क्यू बाई एप्साइलन नॉट ए, तो ये मेरा आ गया वैल्यू ऑफ ई नॉट। अब अगर ये एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू है तो ये जो हमने मटेरियल प्लेस किया है उसके अंदर कितना फील्ड होगा, ई बराबर ई नॉट बाई के, ये सबको पता है। ताकि उसके अंदर फील्ड आने वाला है क्यू बाई के एप्साइलन नॉट ए, सब लोग इतना ये श्योर है कि उसके अंदर इतना फील्ड आने वाला है। अब हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला डेल्टा V बाई डेल्टा आर इक्वल टू माइनस ई कॉस थीटा, या फिर डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान से, तो हमको फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट, मतलब कि हम मूव कर रहे हैं इस तरफ, मूव कर रहे हैं हम कहाँ पे, निगेटिव एक्स में, और मेरा फील्ड कहाँ है, फील्ड है पॉजिटिव एक्स में, मतलब कि यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, एंड कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, मतलब कि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आपका आने वाला है ई इंटू डेल्टा आर, ई इंटू डेल्टा आर। और देखो ध्यान से, तो इस प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, मतलब आप सिंपल लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई इंटू डी। और आप तुम लोग ये बस इसको याद ही कर लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी, और ये मैंने पहले भी बताया था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको क्या ध्यान देना होगा कि इस पूरे सेपरेशन डी के लिए, इस पूरे सेपरेशन डी के लिए मेरा फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है, मेरा पूरे सेपरेशन के लिए फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है। तो जहां जहां फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा वहां वहां हम लोग फील्ड का वैल्यू चेंज कर देंगे। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे ई नॉट इंटू टी वन से, क्योंकि फॉर थिकनेस टी वन फील्ड आपका है ई नॉट, तो हम करेंगे यूज ई नॉट इंटू टी वन। फिर ये जो आपका इनसाइड द जो आपका है मटेरियल, उसके लिए हम करेंगे E इंटू टी, और वो E का वैल्यू हो जाएगा Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए।
फिर से जब जैसे हम यहाँ से आएंगे बाहर तो इसके लिए फिर से आपका फील्ड हो जाएगा ई नॉट, तो फिर से हम करेंगे ई नॉट और इनटू जो इसका है सेपरेशन वो आपका है डी माइनस टी वन प्लस टी। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं। देखो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है भी, तो हमने लिया पहले ई नॉट इंटू टी वन, हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी वन प्लस ये इसके अंदर फील्ड तो आपका है क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए एंड इनटू इसका जो थिकनेस होगा टी वो ले लेंगे प्लस फिर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी वन माइनस टी। सब लोग एक बार इसको चेक करो जल्दी से। तो यहां से क्या आया देख, यहां से आ जाएगा v इक्वल टू, और यहाँ पे देख तो सब में क्या है, सब में q बाई एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन था तो मैंने यहाँ से लिख दिया टी1 प्लस यहाँ से आ जाएगा टी बाई के और यहाँ से आ जाएगा प्लस डी माइनस टी वन माइनस टी। सब लोग इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे आपका T1 और T1A हो जाएगा कैंसल आउट, तो इसको आप लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पे हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो और ये आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो C क्या हो जाएगा, C होता है Q बाई वी, मतलब हमको यहाँ पे Q बाई वी का रेशियो फाइंड कर लेना है। तो देखो इस V को जब मैं लेके जाऊंगा इधर तो यहाँ से Q बाई वी का रेशियो आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। और जब हमने फाइंड किया था वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाई इलेक्ट्रिक तो वहां आपका आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो इसका नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेट, जो भी तुम लोग बोलते हैं डिनोमिनेट जो भी है वो इस बार पक्का डी से कम है, वो पक्का इस बार क्या है डी से कम है। तो अगर नीचे वाला वैल्यू कम हो रहा है मतलब कि इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल। तो आप लोग इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हुआ कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस विथ डाई इलेक्ट्रिक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे टी क्या था, टी इज द थिकनेस, टी इज द थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। पक्का के क्या है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के कैपेसिटेंस में क्यू कहाँ आता है मेरे भाई, हमको क्यू बाई वी का फाइंड करना था ना। देख यहाँ से तो क्यू बाई वी में कहाँ आएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू करता है ओनली डिपेंड्स अपॉन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमको क्यू बाई वी कैसे हम लोगों को यहाँ पे क्यू बाई वी का रेशियो फाइंड करना था भाई मेरे, ठीक है। तो वो आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। देख ये है सिमिलर टू जैसे होता है ना कि आर जो होता था, आर तुमको दिखता है कि आर इक्वल टू वी बाई आई, बट आर बट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करेंट। आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करेंट भी ऐसा बढ़ता है कि वी बाई आई का रेशियो सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सी मतलब कि हमको अगर चार्ज और पोटेंशियल पता हो और कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो हम लोग क्यू बाई वी से ही फाइंड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सी क्यू और वी पे कर रहा है डिपेंड, वो करता है डिपेंड अपॉन द एरिया या फिर आपने उसके बीच का सेपरेशन क्या है, आपने कौन सा मीडियम रखा है उसके बीच में, समझा ना। हाँ देखो जो हमको यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यह है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने ये जो स्लैब था उसको पॉजिटिव प्लेट से T1 डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया था, लेकिन ये जो मेरा कैपेसिटेंस या वैल्यू आया है उसमें कहीं भी हमको T1 दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब
विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव प्लेट, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमने कहाँ रखा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कर रहा है डिपेंड जस्ट ओनली उसके थिकनेस पे और उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। पक्का ना? बोलो सब लोग। अबे हमने नोट्स में लिया है कि इफ गैप between the plates is completely filled, हमने अगर उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया है तो देखो तो क्या होगा कि आपने अगर उस गैप को कंप्लीटली फिल किया है, इसका मतलब कि थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि आपने उसको कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो देखो उस केस में जो तुम्हारा कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और माइनस टी था तो जहाँ पे टी था वहां हो जाएगा डी, और प्लस यहाँ से हो जाएगा डी बाई के, तो ये डी से डी कैंसल आउट, ये तुम्हारा आ जाएगा मेनली के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तुम्हारा होगा कि इफ डाई इफ या फिर इफ गैप बिटवीन द कैपेसिटर्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ध्यान से देखो कि जो हमने पहले सीखा था तो वहां पे हमको पता है कि अगर हम इस प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं रखें तब अपना सी का वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जैसे ही हमने उसको कंप्लीटली फिल कर दिया तो आ गया है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो आप अगर इसको बोलते हैं सी नॉट, सी नॉट का मतलब कि जब कोई मटेरियल नहीं था, जब कोई मीडियम नहीं था, तो हम साफ साफ दिख रहे हैं कि मीडियम कंप्लीटली फिल्ड करने के बाद जो नया कैपेसिटेंस का वैल्यू आया है सी नया, वो हो गया के टाइम्स का जो पहले वाला सी था। मतलब कि हमने अगर उसको कंप्लीटली फिल कर दिया है एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो जो उसका नया कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो इंक्रीज तो किया ही है और वो के टाइम्स हो गया है। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ये नोट्स का पहला पॉइंट हुआ कि नया कैपेसिटेंस इज के टाइम्स ऑफ द पुराना वाला कैपेसिटेंस। ये पूरा पॉइंट नंबर 1, इसको सब लोग ध्यान रखेगा बे। पॉइंट नंबर 2, अगर हमने इफ गैप इज filled with मेटल कंप्लीटली, हमने अगर उसको मेटल से फिल कर दिया है तो फॉर मेटल वैल्यू ऑफ के इज इनफाइनाइट होता है, और हमने अगर उसको कंप्लीटली फिल किया तो फिर से क्या हो जाएगा डी इक्वल टू टी। तो जब हम लोग वो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई इनफाइनाइट। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हारा सी का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। तो आप अगर उस गैप में एक मेटालिक प्लेट या मेटालिक कंडक्टर आप रख देते हो कंप्लीटली फिल करके, उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर करेगा, जैसे ही तुमने उसके बीच में कंडक्टर रख दिया अब वहां से चार्ज लीक होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैपेसिटर डज नॉट स्टोर एनी चार्ज, डज नॉट स्टोर एनी चार्ज, मतलब कि आप उसके बीच में मेटल प्लेट मत रखना, आप उसके बीच में इंसुलेटर ही रखना। मेनली हम लोग कागज या प्लास्टिक को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसको कॉपी करो। अब इस पे हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने, कॉपी करो या फिर इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मान ले दो कैपेसिटर्स थे 40 माइक्रोफराड एंड 40 माइक्रोफराड, इनको हमने सीरीज में पहले जोड़ा था। तो जब ये सीरीज में होंगे तो इनका सी नेट कितना हो जाएगा, देखो 40/2 तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। सिंपल सी कहानी है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि अब मैंने इस दो में से किसी एक कैपेसिटर के बीच में द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ वन कैपेसिटर इज फील्ड विथ अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 4। किसी एक के प्लेट्स के बीच में हमने एक फील्ड कर दिया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल,
और उसका वैल्यू k इक्वल टू 4 है और कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग ऐसा मान के चलें कि वो कंप्लीटली फील्ड किया हुआ है। और हमने अभी जस्ट तुमको ये सिखाया है कि जैसे ही आप किसी एक प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल को कंप्लीटली फिल करते हो, तो जो उसका नया वाला वैल्यू आता है वो आता है k टाइम्स। तो इसका पहले था 40, तो तभी इसका आ जाएगा नया वाला का वैल्यू 160 माइक्रोफराड, क्योंकि k का वैल्यू कितना है 4, तो 40 इंटू 4 हो गया 160 माइक्रोफराड। जो सेकेंड वाला था वो आपका 40 माइक्रोफराड ही रह जाएगा। अब हमको फाइंड करना है कि ये सी नेट कितना होगा। सिंपल सी कहानी है, ये है सीरीज में, तो होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। चलो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे C1 है 40, C2 है 160, फिर आपका C1 40 प्लस 160 और ये आपका आ जाएगा माइक्रो फराड में। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 32 माइक्रो फराड, ये है आएगा आपका आंसर। तो ये तब है पॉसिबल कि जब आपने एक कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद आपने उसको उस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो आपने जैसे ही उस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया, अब क्या होगा कि जो भी उस पर चार्ज था वो चार्ज चेंज नहीं करने वाला है, आपका चार्ज रहेगा कांस्टेंट। तो वही केस हमने लिया है कि हमने एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद हमने उसको बैटरी से हटा लिया है, तो उस केस में उसका चार्ज रहेगा कांस्टेंट। और उसके बाद हमने इसमें प्लेस किया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो सुनो, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ बातें, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि वो मटेरियल इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद। मान लो उस पर चार्ज था Q1, उसका वोल्टेज था V1। सबसे पहले मान लो उसका कैपेसिटेंस था C1, चार्ज था Q1, वोल्टेज था V1, उसमें जो फील्ड था वो था E1, उसका जो स्टोर था एनर्जी वो मान लो था E1, और आफ्टर इंसर्टिंग हो गया है कैपेसिटर C2, चार्ज Q2, वोल्टेज V2, फील्ड E2 और उसका एनर्जी हो गया है U2। अब हमको इतना पक्का हम श्योर हैं कि अगर हमने उसमें मटेरियल को इंसर्ट किया है तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। कैपेसिटेंस का वैल्यू उसका करेगा इंक्रीज, कितना से करेगा हमको वो पता नहीं है, वो करता है डिपेंड कि हमने उसमें कौन सा मटेरियल डाला था, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, उसका थिकनेस क्या था, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना हम श्योर हैं कि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो अच्छा एक मिनट, तो पहले था C1 और ये बाद में हो गया C2, और मतलब कि C2 इज मोर देन C1। हाँ, C2 इज मोर देन C1 क्योंकि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू करेगा इंक्रीज। अब देखो उस पे चार्ज था Q1 और हमने क्या बोला है आपसे कि उसका चार्ज आपको रखना है कांस्टेंट, तो चार्ज रहेगा कांस्टेंट, मतलब कि जितना Q2 है उतना ही आपको रखना है Q1, चार्ज चेंज नहीं करने वाला है। कैपेसिटेंस का वैल्यू करेगा इंक्रीज, चार्ज का वैल्यू रहेगा सेम। अब सुनो, Q होता है C बाई V, Q होता है C बाई V, या हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज कांस्टेंट है और C का वैल्यू किया है इंक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा कि उसका वोल्टेज कर जाएगा डिक्रीज, मतलब कि वोल्टेज इज लेस देन V2 इज लेस देन V1, तो क्या होगा उसका वोल्टेज करेगा डिक्रीज। ये आप लोग लिखना है इसको, वोल्टेज करेगा डिक्रीज, कैपेसिटेंस करेगा इंक्रीज। अब आते हैं बात इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। तो देखो ध्यान से, सेपरेशन तो सेम ही है, लेकिन क्या हुआ है उसका पोटेंशियल हुआ है डिक्रीज, मतलब पक्का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुआ होगा डिक्रीज। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में इज लेस देन पहले वाला, मतलब कि आपका फील्ड भी हुआ है डिक्रीज। नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ध्यान से कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना हो तो आप पहले चेक करना कि मेरा कौन सा चीज कांस्टेंट रहा है। तो यहाँ पे चार्ज का कांस्टेंट, तो जो पहले रहा होगा तो होगा Q1 स्क्वायर बाई 2C1, और जो बाद में होगा एनर्जी वो होगा Q2 स्क्वायर बाई 2C2। अब हमको साफ पता है क्या कि Q1 और Q2 सेम है, मतलब फैसला होगा C1 और C2 से, एंड C2 इज मोर देन C1, मतलब क्या होगा पक्का उसका जो एनर्जी होगा वो भी उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस कैपेसिटर पे आपको चार्ज कांस्टेंट रखना था तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू तो पक्का बढ़ने वाला ही है, उसका वोल्टेज घट जाएगा, उसका फील्ड घट जाएगा, उसका एनर्जी घट जाएगा।
तो ये आप लोग याद रखना और ये जल्दी से आप इसको कॉपी भी कर लो। केस 2 जो है कि इफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट, और ये तभी है पॉसिबल जब हम लोग उसको एक बैटरी से कनेक्टेड रखेंगे। रिमेन्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से हमने जैसे उसको हटा लिया तब उसका चार्ज होगा कांस्टेंट, और बैटरी से हम अगर जोड़ के रखें तो उसका वोल्टेज होगा कांस्टेंट। रिमेन्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, मतलब कि मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा बनने वाला है। अब इसका वोल्टेज हमेशा ही भी आएगा, ठीक है। चलो तो फिर से लिखते हैं पहले और बाद वाला कहानी। कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1, और यहाँ लिख लो पोटेंशियल V1, चार्ज Q1, फील्ड E1 और आपका एनर्जी E1। कैपेसिटेंस बाद में C2, वोल्टेज V2, चार्ज Q2, फील्ड E2 एंड पोटेंशियल एनर्जी U2। अब देखो, अब क्या किया कि हमने इसमें फिर से इंसर्ट किया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। मान लो ये था C1, और इसमें जैसे ही हमने इंसर्ट किया है मटेरियल, बोलो इसका हो गया C2, वोल्टेज अभी भी है, तो ये हमने लिया है सिचुएशन। अब जैसे ही हमने इसमें मटेरियल इंसर्ट किया, एक बात तो पक्का है, कुछ को आपको पक्का होना कि उसका C का वैल्यू पक्का करेगा इंक्रीज, तो फिर से हो जाएगा C2 इज मोर देन C1। कैपेसिटेंस का वैल्यू कर गया है इंक्रीज, वोल्टेज आपका रहेगा कांस्टेंट क्योंकि हमने उसको बैटरी से, हाँ क्योंकि हमने उसको बैटरी से जोड़े रखा है, तो V2 इक्वल टू V1। अब सुनो देखो, अब हमको फाइंड करना है चार्ज, तो चार्ज क्या होता है C इंटू वी। तो देख, तो हमने वोल्टेज को रखा है कांस्टेंट और उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कर गया है इंक्रीज, मतलब कि उसका चार्ज का वैल्यू भी कर जाएगा इंक्रीज। तो Q, तो हाँ, तो Q2 इज मोर देन Q1, तो चार्ज कर गया इंक्रीज। हम आते हैं फील्ड पे, तो देखो फील्ड क्या होता है V बाई डी, तो वोल्टेज है अपना कांस्टेंट और सेपरेशन भी है कांस्टेंट, मतलब कि उसका फील्ड भी रहेगा कांस्टेंट, तो E2 इक्वल टू E1 कांस्टेंट, फील्ड चेंज नहीं करेगा। अब हमको करना है कंपेयर उसका एनर्जी, तो अब चेक करो कि क्या कांस्टेंट है, तो वोल्टेज है कांस्टेंट, तो हम करेंगे कंपेयर हाफ CV स्क्वायर से। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर गया है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में होगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो ये हमने सबको कंपेयर कर लिया। अब बोलो तुम लोग, सब लोग बोलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच S, फुल स्टॉप। Initially, the switch is closed so that the capacitors are completely charged. Full stop. The switch is now open and the free space between the plates of the capacitors is filled with dielectric of dielectric constant 3. Full stop. Find the ratio of the initial total energy stored in the capacitor to the final total energy stored. क्वेश्चन तुम लोग समझा? देखो, मेरे पास पहले दो कैपेसिटर्स थे, दोनों का कैपेसिटेंस वैल्यू C है, और पहले स्विच क्लोज था, तो जब स्विच क्लोज है तो मेरा सर्किट बनेगा ऐसा। मैंने इनको एक बैटरी से जोड़ के रखा है, बैटरी का वोल्टेज भी था, और बोला है कि ये दोनों कैपेसिटर को मैंने फुली चार्ज किया है। अब जब ये फुली चार्ज हो गए, तब मैंने फुली चार्ज होने के बाद मैंने स्विच को कर दिया है ओपन, और स्विच ओपन करके मैंने इन दोनों कैपेसिटर के बीच में मैंने डाई इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 है। अब सुनो ध्यान से देखो कि जब हम लोग चार्ज करेंगे तो इस पे भी कुछ चार्ज आएगा और यहाँ भी कुछ चार्ज आएगा। जब हम स्विच को कर देंगे ओपन, तो ये जो मेरा कैपेसिटर बी था वो अब बैटरी से हो गया है डिसकनेक्टेड, मतलब कि उस पर चार्ज रहेगा कांस्टेंट जो हमने पहला केस लिया था। लेकिन ये जो कैपेसिटर बी है, सॉरी ए है, वो आपका बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है, तो उसका वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट, मतलब कि जो हमने लिया था केस बी। और तब आपको ये बताना है कि अब जो इसमें फाइनल
एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेशियो क्या होगा कंपेयर टू द जो पहले एनर्जी स्टोर्ड था। क्वेश्चन आया समझ में? पक्का, ठीक है, चल देखिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि पहले कितना था एनर्जी। तो ये रहा ए और बी। तो ध्यान से देख, तो मेरा ए और बी क्या है, दोनों ही इस बैटरी से पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब कि दोनों का वोल्टेज ही आने वाला है। मतलब कि जो पोटेंशियल आएगा ए में वो आएगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर, और जो बी में आएगा वो भी आपका आएगा हाफ सी वी स्क्वायर ही, क्योंकि हमने उन दोनों को भी वोल्टेज दिया है। तो पहले का जो आएगा आपका एनर्जी वो आने वाला है हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा सिंपली सी वी स्क्वायर। ये हुआ इन दोनों का मिला के आपका एनर्जी पहले वाला। अब देखो ये जो कैपेसिटर बी था इस पे चार्ज कितना है, अभी इस पे चार्ज है Q इक्वल टू सी वी। हमने चार्ज फाइंड किया इसलिए क्योंकि जैसे ही हम इसको स्विच से अब करेंगे ओपन तो इस पे चार्ज आपका चेंज नहीं करने वाला है, तो उस पे चार्ज सी वी ही रह जाएगा। ओके, तो ये रहा पहले का सिचुएशन इनिशियली। अब आते हैं फाइनली बाद वाला सिचुएशन। तो बाद में हमने ये स्विच को कर दिया है ओपन, तो जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे अब जो मेरा सर्किट बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा। ये भी, ये कैपेसिटर ए और ये सी, और ये जो मेरा कैपेसिटर था वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब इसको मैंने बैटरी से कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब जो बी पे जो भी चार्ज था वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको बैटरी से कर लिया है डिस्कनेक्ट। ये जो कैपेसिटर ए था उसका वोल्टेज चेंज नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको अभी भी बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, और हमको बोला है कि हमने इनके बीच में इंसर्ट किया है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 3 था, और कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे कि वो कंप्लीटली फिल किया है। और जैसे ही कंप्लीटली फिल करता है उस केस में जो उसका नया कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है वो आता है के टाइम्स ऑफ पहले वाला वैल्यू। मतलब कि अगर पहले उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू था सी, तो अभी हो जाएगा के इंटू सी, अभी हो जाएगा 3C। तो इसका भी हो गया 3C और इसका भी हो जाएगा 3C ही। पक्का सब लोग इससे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, ये आने वाला है। अब देखो कि बी का भी हो गया है कैपेसिटेंस 3C और ए का भी हो गया है कैपेसिटेंस 3C। अब हमको कंपेयर करना है इनका एनर्जी। तो मैंने फाइंड किया एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी। अब देखो तो इस पे चार्ज कांस्टेंट था, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका जो नया वाला जो आएगा एनर्जी वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई इसका नया वाला कैपेसिटेंस 2CV। यही ना? पक्का, हाँ बिल्कुल। इससे पहले चार्ज था CV, तो अभी भी उस पर चार्ज CV रहेगा, तो उसका स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2। इसका जो नया कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो हो गया 3C, तो मैंने यहाँ किया 3C। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा CV स्क्वायर बाई 6C। देख ये आ गया, इस पे जो नया वाला है आपका एनर्जी, और ये साफ आपको दिख रहा होगा कि ये पहले वाले से कम है, जो हमने आपको बताया भी था कि जब चार्ज होता है कांस्टेंट तो उसका एनर्जी घट जाता है। अब आप फाइंड करो चार्ज ऑन कैपेसिटर ए। तो जब हम फाइंड करेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर ए तो इसका वोल्टेज है कांस्टेंट, तो इसको हम करेंगे हाफ CV स्क्वायर से कंपेयर, क्योंकि इसका चार्ज आपका चेंज कर गया होगा, इसका आपका वोल्टेज है कांस्टेंट, तो हाफ CV, और यहाँ लिख दो CA। इसका भी कैपेसिटेंस हो गया है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 3C इंटू वी स्क्वायर। मतलब इसका जो है एनर्जी वो आपका हो जाएगा 3/2CV स्क्वायर। ये हो गया आपका पहले का एनर्जी कैपेसिटर ए का। अब हमने फाइंड कर लिया कि वो स्विच ओपन करने के बाद इन इन दोनों पे कितना आपका आएगा, कितना आने वाला है एनर्जी। अब आप फाइंड कर लो टोटल एनर्जी, तो हो जाएगा ए पे एनर्जी प्लस बी पे एनर्जी, तो हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 6C प्लस 3/2CV, तो खाली 6 होगा, ठीक है। CV स्क्वायर बाई 6 प्लस 3/2CV। अब ठीक है, देख तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से 6 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा CV स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 CV स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5CV स्क्वायर बाई 3। पक्का ना? ये आ जाएगा 5CV स्क्वायर बाई 3। तो ये हो गया तुम्हारा यू फाइनल, कि फाइनली दोनों का मिला के इतना था एनर्जी। पहले दोनों का मिला के था एनर्जी CV स्क्वायर, तो हमको फाइंड करना था रेशियो यू इनिशियल बाई यू फाइनल, तो हो जाएगा CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5CV स्क्वायर बाई 3।
CB² से CB² कट गया तो यह आ जाएगा 3/5 और रेशियो हो जाएगा 3:5। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल टू द फाइनल। देख इसमें कोई खास लफड़ा नहीं है, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कब चार्ज कांस्टेंट है और कब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ चुका है, कौन से साल में आया था हमको पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है। सब लोग बोलो ठीक है ना। ये मैंने लिए हैं प्लेट्स, ये कुछ मान लो ऐसा प्लेट्स था, और इसके बीच में मैंने फिल किया है मल्टीपल मटेरियल। तो मान लो कि एक पहला ये हुआ मेरा, ये हुआ फर्स्ट मटेरियल, ये रहा सेकेंड मटेरियल, ये रहा थर्ड मटेरियल। आप कितना भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सबका यहाँ पे एरिया है, एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ जो प्लेट आने वाला। इसका मैंने माना है K1, इसका K2 एंड K3। K1, K2, K3 आर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ईच जो भी था मटेरियल। इसका मैंने माना है थिकनेस T1, इसका मैंने माना है थिकनेस T2, इसका मैंने माना है थिकनेस T3। अब मैं जा रहा हूं लिखने फॉर्मूला कि जब हमने सिर्फ एक मटेरियल प्लेस किया था तो वो क्या आया था। देखो तो वो कुछ ऐसा आया था कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई के। ये आया था फॉर वन मटेरियल। अब चेक करो कि इसको तुम इससे कैसे कर सकते हो रिलेट। बहुत ही सिंपल है, मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस 3, मतलब ये T1 प्लस T2 प्लस T3 को ऐड करेंगे और फिर होल को करेंगे माइनस, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल। अब देखो बस हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ एक था तो हमने लिखा था माइनस टी, सिर्फ एक था तो हमने किया था प्लस टी बाई के। दो आ गया तो माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तीन आ गया तो माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। देखो बस हमने वही किया है। इसको मैं सिंपल फॉर्म में और ऐसे भी कह सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डी माइनस समेशन ऑफ टी आई। जो भी आपने उसमें मटेरियल इंसर्ट किया था उनका सबका थिकनेस को ऐड कर दो और फिर उसको करो डी में से माइनस, और डी था इस प्लेट के बीच का सेपरेशन, टोटल सेपरेशन यहाँ पे। तो डी माइनस समेशन ऑफ टी आई एंड प्लस समेशन ऑफ टी आई बाई के आई, मतलब कि T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो ये हुआ फॉर्मूला टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमने एक से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है। बोलो ये, अगर मैंने बहुत सारे स्लैब प्लेस तो किए हैं लेकिन ऐसे प्लेस किए हैं कि सारा का सारा जो मेरा गैप था वो फिल हो गया है डाई इलेक्ट्रिक से, इफ गैप इज कंप्लीटली फिल। देखो ये जो हमने फोटो लिया था उसमें कंप्लीटली फिल नहीं था, उसमें कहीं कहीं कुछ गैप था। इफ गैप इज कंप्लीटली फिल तो ये और हो जाएगा आसान। जैसे ही हमने उसको कंप्लीटली फिल किया इसका मतलब ये होगा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 सबका समेशन उस D के इक्वल आ जाएगा। पक्का ना, जो सेपरेशन आपका था बिटवीन द प्लेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंपली इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी और माइनस जो समेशन ऑफ टी आई था वहां पे खाली लिख दो डी और प्लस यहाँ आप कर दो समेशन ऑफ टी आई बाई के आई। मतलब ये देखो ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ऐसे तो जैसे ही वो कंप्लीटली फिल हो जाए आपका वो डी से डी वहां से कैंसल आउट भी हो जाएगा, तो ये फार्मूला और भी सिंपल आ जाता है। इसको तुम लोग एक बार कॉपी कर लो। पूरा का पूरा गैप फिल हो गया। अब हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस, तो हम लोग सीधे ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला बोलो। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई T1 बाई K1, मतलब कि D बाई 2 K1 प्लस T2 बाई K2, तो D बाई 2
K2 सिर्फ दो ही था तो मैंने दो ही कर दिया। यहाँ से आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ से हो जाएगा K1/2 प्लस K2/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, टू ए सो एक मिनट, यहाँ पे तो 2/K1 होगा ना, 2/K1 प्लस 2/K2, ये ऐसा होगा। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 into epsilon naught A by D. This is the net capacitance between A and B. देखो 2K1 K2 by K1 plus K2 into epsilon naught A by D. अब सुनो ध्यान से, देखो इसको मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिखूं इस टर्म में K इंटू एप्साइलन नॉट A by D। मैं चाहता हूं कि इसको इस टर्म में लिखूं। यहाँ पे K क्या है? K इज द इक्विवेलेंट, या ऐसा बोलो नेट, K इज द नेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों मटेरियल के बदले एक मटेरियल का कितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखूं, तो हम अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो वहां से हमको साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ K नेट इज इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इस केस में आप बताओ कि नेट K का वैल्यू क्या होगा, नेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को छोड़ के जो भी वैल्यू आपका आ रहा है वो आपका हो जाएगा K नेट। मतलब कि अब इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर लिया कि ये सेपरेशन D था और इस पूरे गैप में मैंने एक ही मटेरियल इंसर्ट किया था जिसका थिकनेस आपका D था। तो वो मेरा क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन में चेंज कर लिया। तो ये तभी होगा जब आप इन दोनों के बदले एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखो, तो वो होता है ये K नेट इक्वल टू दिस। देखो ये आपका आ गया है सिंपल K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और जहाँ पे K था मैंने वहाँ पे ये कर दिया पुट। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखो तो यहाँ पे अब हमने तुमको बोला कि आप इस सिचुएशन को चेंज कर लो इसमें, कि कैसे हम इस दो मीडियम के बदले एक मीडियम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको K नेट का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपका दो से ज्यादा मीडियम हो, तो उसके लिए मैं आपको एक देता हूं फॉर्मूला कि आपको अगर ऐसा सिचुएशन मिले तो आप कैसे फाइंड करना वैल्यू ऑफ K नेट। तो लिखो इसको, टू फाइंड वैल्यू ऑफ K नेट। जैसे मान लो कि आपको अगर ऐसा सिचुएशन दिया रहे कि मेरे पास तीन मटेरियल है, तीन मटेरियल मैंने फिल किया था, ये पूरा सेपरेशन आपका है D। मान लो इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2, इसका थिकनेस है T3, इसका K1, इसका K2 और इसका K3। हमको A और B के बीच में फाइंड करना है नेट K का वैल्यू। अब सुनो देखो इधर, तो K नेट क्या होगा, सिंपल T1 प्लस नहीं T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अब तुम लोग इस फॉर्मूला को याद ही कर लेना। अगर ऐसा तुमको फिगर कहीं दिख जाए कि एक के बाद एक हमने ऐसा रखा है स्लैब, तो उसका K नेट फाइंड करने का होता है फॉर्मूला T1 प्लस T2 प्लस T3 बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। देखो यहाँ से जब तुम्हें करेगा तो तुमको ये आंसर मिल जाएगा। अब सुनो देखो, इफ वो गैप कंप्लीटली फिल्ड था, अगर मान लो गैप आपका कंप्लीटली फिल्ड था और 99% क्वेश्चन में आपका कंप्लीटली फिल्ड ही आता है, अगर एक से ज्यादा हुआ मटेरियल तो उस केस में आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 वो उस प्लेट्स के बीच के सेपरेशन के इक्वल हो जाता है। मतलब आप सिंपली इसको D बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 लिख सकते हो। समझा ना? अब तुम यहां से चेक करना तो देखना कि पिछले केस में तुम्हारा K नेट यही आ जाता। जल्दी से इसको सब लोग कॉपी करो, फिर इसका हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन
आसान करने का तरीका कि सिंपल हम लोग पहले के नेट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू। और एक तरीका और भी है जो यूजिंग ये बेसिक फार्मूला जो हमने सीखा था, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो ये वाला फार्मूला यूज करके। लेकिन अगर मान लो कहीं सिर्फ आपसे के नेट ही पूछा था क्वेश्चन में, फिर आप यही करना, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ये आप के नेट फाइंड कर लो। ठीक है, एरिया है ए, प्लेट एरिया ए था, फिर से मैंने फिल किया है दो मटेरियल, लेकिन इस बार फिल किया है ऐसा, देखिए इधर, ये यहाँ तक K1 और यहाँ K2। आप ध्यान से देख तो इस बार अगर मैं इसको मानू C1 और इसको मानू C2, तो इस बार इस दोनों C1 और C2 के लिए ना सेपरेशन D रह गया है, सेपरेशन आधा नहीं हुआ है, इस बार एरिया आधा हो गया है। पक्का ना, बोल तुम लोग। देखिए लास्ट वाले में क्या था कि वहां पे सेपरेशन हुआ था हाफ हाफ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एरिया हाफ हो गया है। तो अब तुम लोग अपने माथे में एक बात ऐसा बैठा लो कि जब तुम्हारा सेपरेशन होता है डिवाइड, तब होता है सीरीज में, जब तुम्हारा होता है डिवाइड एरिया, तब हम उसको मान सकते हैं इन पैरेलल। मतलब कि अब आप इसको ऐसा मानना कि दो कैपेसिटर ये C1 और C2 कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये आपका हो जाएगा ए, आप पी क्यू मान लो, पी पॉइंट पी और क्यू, तो पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। अब हम फाइंड कर रहे हैं C1, तो क्या होगा C1 देखिए इधर, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे A था वहां पे हो जाएगा A बाई 2 और बाई डी, मतलब क्या ये आ जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, ये तो हो गया वैल्यू ऑफ C1। वैल्यू ऑफ C2 आएगा सिमिलरली K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। देखिए आ गया C1 और C2, और हमको फाइंड करना है P और Q के बीच में कैपेसिटेंस, तो ये इस बार है पैरेलल में, तो हो जाएगा C1 प्लस C2। जब तू ये सॉल्व करेगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D है कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा K1 प्लस K2, या इसको हम लिख सकते हैं कि K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये आपका आ गया CPQ। अब मान ले कि मैं इस केस में तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के नेट, तो इस बार हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। देखो इस बार ये हो गया के नेट का वैल्यू। अब बोलो तुम लोग, ठीक है ना। मेरा सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैंने फिल किया है एक मटेरियल K3, सेपरेशन D है, और यहाँ इसको मैंने यहाँ किया है इसको दो पार्ट में डिवाइड, ये K1 और ये K2। हमको अब फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तुम लोग क्वेश्चन कॉपी करो, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं। मान लेंगे कि टोटल एरिया ए था, टोटल एरिया इक्वल टू ए। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे ब्रेक सर्किट में, तो देखो तो ये K1 और K2 का जो है यहाँ पे अपना सेपरेशन हुआ है डिवाइड, मतलब ये दोनों होंगे सीरीज में, C1 C2, और इनके साथ ये जो K3 वाला था उसका हुआ है डिवाइड एरिया, तो इनके साथ ये होगा पैरेलल में। तो आप अपने सर्किट को ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि C1 C2 सीरीज में और ये C3 हो जाएगा पैरेलल में। अब आप C1 C2 और C3 का वैल्यू पहले फाइंड कर लो, तो क्या देखो क्या होगा, यहाँ पे C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया भी आधा है और उसका सेपरेशन भी D बाई 2 ही है, तो D बाई 2, तो इसका देखो सिंपली आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सिमिलरली जो C2 का है उसका K2 एप्सिलॉन है, उसका भी एरिया A बाई 2 और उसका सेपरेशन D बाई 2, तो ये आपका फिर से K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगा। K3 C3 के लिए उसका हो जाएगा K3, उसका एरिया है A बाई 2, लेकिन उसका सेपरेशन पूरा का पूरा D था, तो उसका हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। तो हमको यहाँ से C1 C2 और C3 मिल गया है। अब आपको पहले फाइंड करना होगा इन C1 और C2 का जो होंगे सीरीज में, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, फिर आपको करना होगा उसके साथ पैरेलल में, मतलब यहाँ से जो C नेट आने वाला है आपका
वो आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 एंड प्लस C3, आपका नेट आएगा ये। देखो तो जब तुम ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मेरा जो सजेशन ये है कि आपको अगर केनेट फाइंड करने आता है तो आप वही वाला मेथड करके यूज पहले फाइंड कर लो। पहले आप फाइंड कर लो केनेट, फिर आपका इजिली सी नेट भी मिल जाएगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे के नेट, तो देखो ध्यान से, टू फाइंड के नेट सेकेंड मेथड, देखो ध्यान से, तो ये जो K1 और K2 था ये है सीरीज में, या हम बोलेंगे कि इनके बीच में सेपरेशन हो रहा है, डिवाइड। तो इसके लिए हमने सीखा था T1 प्लस T2 बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, तो याद है ना? हाँ बिल्कुल। तो मैंने इसका सेपरेशन हो जाएगा D/2, इसका भी सेपरेशन हो जाएगा D/2। तो चलो पहले हम फाइंड करते हैं इस K1 और K2 का मिला के कितना आने वाला है। K1 और K2 का तो आएगा T1 प्लस T2, तो D/2 प्लस D/2, तो आपका D ही आने वाला है, डिवाइडेड बाई T1 बाई K1, तो D/2 K1 प्लस D/2 K2। आपको अगर याद होगा तो इसका वैल्यू आने वाला है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये आपका आया टू फाइंड K नेट फॉर K1 एंड K2। तो ये हमने फाइंड किया है K1 और K2 के लिए, तो हमको मिल गया है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब देखो मैंने इसको मान लिया एक, मैंने इसको मान लिया एक ठो, ये मतलब कि ये एक आ गया 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 का, और एक ही आपका अलग से है K3 का। अब देखो तो इनके बीच में हुआ है डिवाइड एरिया, और वो जो डिवाइड हुआ है एरिया वो हुआ है हाफ हाफ, लगे सिंपल। अब जो हम लोग करेंगे यूज टू फाइनली के नेट, तो हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। अब ध्यान से देखो तो आपका एरिया जो हुआ है डिवाइड, तो हुआ है आपका इक्वल इक्वल, मतलब सिंपल जो आपका आने वाला है के नेट वो आने वाला है K1 प्लस K2 बाई 2। तो जहाँ पे यहाँ पे K1 मत लिखो, आप इसको कुछ नाम दे दो, ऐसा कुछ, ऐसा KP नाम दे दो इसको, या KS नाम दो, हो जाएगा KS और प्लस K3, KS प्लस K3 बाई 2। तो KS है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 और बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई 2K1 प्लस K2। ये आपका आ गया है के नेट। अब लिख दो इस सी नेट इक्वल टू जस्ट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और इंटू के नेट, 2K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई 2K1 प्लस K2। दिस इज द आंसर। तो ये हमारे ख्याल से ज़्यादा आसान तरीका है सॉल्व करने का। बोलो तुम लोग।